हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 2 जो कि है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, जिसमें कि अपना फर्स्ट टॉपिक हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले ही वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा के देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है लेखांकन की आधारभूत संकल्पनाएं, यानी कि लेखांकन की अवधारणाएं। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि लेखांकन की अवधारणा किसे कहते हैं और विभिन्न लेखांकन अवधारणाओं के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लेखांकन की अवधारणाएं किसे कहते हैं। देखिए, लेखांकन अवधारणा से तात्पर्य उन आधारभूत मान्यताओं या संकल्पनाओं से है जिनके आधार पर व्यवसाय के विभिन्न सौदों एवं घटनाओं का अभिलेखन किया जाता है। तो इट मीन्स कि लेखांकन की अवधारणा क्या होती है। तो लेखांकन की अवधारणा सिंपल सी कोई मान्यता है जिसके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अवधारणा है ये कोई भी वैज्ञानिक तौर से बनाया गया कोई नियम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ माना गया है कि इस तरीके से अगर इस मान्यता के आधार पर हम अपने लेखांकन कार्य करेंगे तो ये सही होगा हमारे व्यवसाय के लिए, ठीक है। ये कोई भी वैज्ञानिक तौर पे बनाया गया नियम नहीं है, जिसे इसको हम लोग किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इन अवधारणाओं को मानने से, जैसे आप सिंपल लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए कि अधिकतर हम लोग की मान्यता होती है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ गलत होगा, दूध गिर गया तो कुछ गलत होगा, छींक आ गई, एक छींक दो छींक, ये सारे बहुत सारी हमारी मान्यताएं होती हैं नॉर्मल लाइफ में आप लोग देखते हैं। तो वो कभी कभी सही साबित होती हैं, कभी कभी गलत साबित होती है, तो उनकी बात छोड़ देते, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। लेकिन जो लेखांकन की मान्यता या फिर अवधारणा है वो इस तरीके से डिसाइड की गई है, इस तरीके से बनाई गई है कि इससे क्या है, व्यवसायी को जो है वो अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। मतलब इन अवधारणाओं के आधार पर जब व्यवसायी अपने लेखांकन का कार्य करता है तो उसे एक सही परिणाम ही प्राप्त होता है। हालांकि ये वैज्ञानिक तौर पे कोई बनाया गया नियम नहीं है, फिर भी जो लेखांकन कार्य होता है वो इन अवधारणाओं को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारी लेखांकन की अवधारणाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हमारी जो है लेखांकन की अवधारणा है। टोटल हमारे पास 13 अवधारणा है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक अवधारणाओं के बारे में। तो फ़िलहाल में ये जो अवधारणाएं हैं इनका जो गिनती है, जैसे कि 12, 13, 14, ये कहीं पे डिसाइडेड नहीं कि कितनी अवधारणा है, ठीक है। ये कुछ इनके विषय में जो वैज्ञानिकों के मत है वो अलग अलग है। कुछ लेखांकन की 10 अवधारणाओं को मानते हैं, कुछ 12 को, कुछ 14 को, तो इस तरीके से है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे टोटल 13 अवधारणाओं के बारे में विस्तार से और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि कौन कौन सी अवधारणा का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पहली अवधारणा से। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारी अवधारणा है उनका जो मेन अर्थ है उसे हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी डिटेल में जो नोट्स है वो तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो उसका मेन अर्थ अवधारणा का है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ओरल तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहली हमारी अवधारणा थी पृथक अस्तित्व या व्यावसायिक इकाई की अवधारणा। तो पृथक अस्तित्व या व्यावसायिक इकाई की अवधारणा कहती क्या है, तो इस अवधारणा के अनुसार जो व्यवसाय का अस्तित्व होता है वो उसके स्वामी से पृथक माना जाता है। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तो देखिए ये जो अवधारणा है ये व्यवसाय और व्यवसायी यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन इन दोनों को अलग मानती है। जैसे कि हमारा बिजनेस है XYZ लिमिटेड, ठीक है। ये बिजनेस है हमारा, मतलब कि कंपनी का नाम है। इसका ओनर जो है उसका नाम मान लीजिए राम मान लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा ओनर, ठीक है। तो ऐसे तो ये जो कंपनी है वो राम की है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी का मतलब क्या हो गया, राम, ठीक है। हम लोग ये मान के चल सकते। लेकिन जब हम लोग लेखांकन का काम करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कंपनी को अलग मानते हैं कि कंपनी एक अलग पर्सन है, ठीक है। कंपनी को हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं कि कंपनी एक अलग व्यक्ति है। राम यानी कि जो कंपनी का ओनर है वो एक अलग व्यक्ति है। तो XYZ लिमिटेड के जो लेन देन है, जो ये XYZ लिमिटेड जो भी काम करेगा वो अलग माने जाएंगे, और राम जो अपने लेन देन काम करेगा वो अलग माने जाएंगे। कैसे, जैसे देखिए XYZ लिमिटेड जो कंपनी है वो कंपनी परचेस कर रही है कोई माल या फिर सेल कर रही है, तो ये XYZ लिमिटेड का काम है। जब हम लोग बुक में एंट्री करेंगे तो कंपनी जो माल बेच रही है या खरीद रही है उसका एंट्री करेंगे।
और राम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, राम के जो अपने पर्सनल खर्चे, क्या घर में एसी लगवाना है तो एसी के लिए उसने खर्चा किया, घर बनवा रहा है, कार खरीद रहा है, या फिर कहीं वेकेशन पे छुट्टी मनाने जा रहा है, तो ये सब राम के अपने पर्सनल खर्चे हैं। ठीक है, तो राम के खर्चे को अलग माना जाएगा, कंपनी के खर्चे को अलग माना जाएगा। यानी कंपनी के जो भी घटनाएं, जो भी सौदे हैं वो अलग माने जाएंगे, राम के जो है वो अलग माने जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपनी को एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे कि जो हमारी कंपनी है ये एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के अंडर में जो खर्चे होंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी का लेखा करेंगे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि जो ये कंपनी है वो किसकी है, राम की है। राम ने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया होगा तो इसमें राम ने अपना पैसा लगाया होगा। मान लीजिए राम ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, यानी कि 1 लाख रुपए से ये कंपनी राम ने स्टार्ट की थी। तो ये जो 1 लाख रुपए है वो क्या माना जाएगा, पूंजी। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं पूंजी क्या होती है, पहले की जो हमारी वीडियोज़ है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए है वो क्या है, पूंजी है। किसने लगाया, राम ने लगाया। कंपनी तो राम की है, तो अगर हम लोग चाहें तो इस पूंजी का लेखा नहीं करें। क्यों, क्योंकि ये कंपनी तो राम की है, तो लेखा करने का क्या ही मतलब निकलता है। 1 लाख रुपए राम नहीं लगाएगा तो और कौन लगाएगा। लेकिन क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये एक अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन, यानी कि इन दोनों को हम दो अलग अलग व्यक्ति मान रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो पूंजी है इसका जो लेखा होता है, हम लोग अपनी बुक में, यानी कि व्यवसाय की जो पुस्तक होती है उसमें दायित्व मान के करते हैं। दायित्व का मतलब क्या होता है, जिसका बाद में हमें पेमेंट करना है। अब मान लीजिए राम ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया। इसका सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो राम ने कंपनी को 1 लाख रुपए दिए हैं। जब हम लोग एंट्री करेंगे बुक्स में तो ये मान के करेंगे कि राम ने कंपनी को 1 लाख रुपए दिए हैं। तो कंपनी का क्या दायित्व है कि भविष्य में ये 1 लाख रुपए उसे राम को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूंजी की एंट्री है वो हम लोग कंपनी की बुक में जब व्यवसाय की पुस्तक में एंट्री करते हैं तो दायित्व मान के करते हैं कि ये 1 लाख रुपए हमें राम को बाद में वापस करने हैं। ठीक है, तो राम की जो भी अपने खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे हैं, उनको बुक्स में ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो लेन देन है, मेन जो कंपनी का व्यवहार है, सौदे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसे ही पुस्तकों में लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मतलब है कि हम लोग जब भी अपना लेखांकन का कार्य करेंगे तो कंपनी और कंपनी का ओनर, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन, इन दोनों को हम लोग दो अलग अलग व्यक्ति मानेंगे। और हमें एंट्री किसकी करनी है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की एंट्री करनी है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी व्यवहार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी एंट्री करनी है। ठीक, तो ये था हमारा पहला अवधारणा। दूसरी अवधारणा है हमारी मुद्रा माप की अवधारणा। तो मुद्रा माप की अवधारणा क्या होती है, तो मुद्रा माप की अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय की पुस्तकों में केवल उन्हीं सौदों एवं घटनाओं का लेखा होगा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। ठीक है, क्योंकि देखिए व्यवसाय जब हम लोग करते हैं तो हमारा व्यवसाय करने का पर्पज़ क्या होता है कि हमें प्रॉफिट हो, हम पैसा कमाएं और आगे बढ़े, हमारी लाइफस्टाइल और इजी हो जाए। ठीक है, तो व्यवसाय हमने ओपन किया, व्यवसाय में लेखांकन का कार्य कर रहे हैं। लेखांकन का कार्य करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद हमें उस व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, ये अच्छे से हमें जानकारी मिल जाए। अब आर्थिक स्थिति की जानकारी कैसे मिलेगी कि हम कितने प्रॉफिट में हैं या फिर कितने लॉस में। अब प्रॉफिट या लॉस हमें कैसे समझ में आएगा कि हमने कितना पैसा खर्चा किया था और हमें रिटर्न में कितना मिला है। तो उस हिसाब से हम तुलना करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में मेज़र कर रहे हैं, पैसे में, यानी कि मुद्रा में। तो इसीलिए क्योंकि हमें जो परिणाम है वो मुद्रा में प्राप्त करना है, तो जो हमें कार्यवाही करनी है परिणाम को लाने के लिए, वो कार्यवाही भी हमें मुद्रा में ही करनी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 किलो गेहूँ खरीद रहे हैं व्यवसाय में बेचने के लिए यानी कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हमने 1 किलो नहीं, सॉरी, मान लीजिए 100 किलो गेहूँ खरीदा कि बेचना है, बेचने के लिए, मतलब माल है हमारा, गेहूँ जो है वो हमारी कंपनी की गुड्स है, हमने 100 किलो गेहूँ खरीदा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लिख रहे हैं 100 किलो गेहूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है लेखांकन में। लेकिन जब हम लिख रहे हैं कि 100 किलो गेहूँ कितने का, तो मान लीजिए 20,000 का, तो हमें मतलब किससे है, 20,000 से। हमारे लिए मायने क्या रख रहा है, वो 20,000 रुपये, ना कि 100 किलो गेहूँ। हमें बस ये पता चाहिए कि हमारे पास 20,000 रुपये का गेहूँ है, ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से
हमें सिर्फ उन्हीं लेन देनों का, उन्हीं घटनाओं एवं सौदों का यहाँ पर लेखा करना है जो कि हम लोग जिनका माप मुद्रा में कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए संपत्ति की बात करें तो हमारे पास 5 टेबल है, 1 बीघा ज़मीन है, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, तो ये सारी हम लोग इन सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनको इस तरीके से ना लिख करके उनका प्राइस लिखते हैं, यानी कि 10 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसकी कीमत क्या है हम लोग वो लिखेंगे, 5 टेबल की कीमत क्या है हम लोग वो लिखेंगे, यानी कि सारी की सारी जो व्यवहार का लेखा होगा वो मुद्रा में होगा, उनके प्राइस के हिसाब से होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा हो गया दूसरा अवधारणा। बढ़ते आगे तीसरी अवधारणा की ओर। तीसरा अवधारणा हमारा चालू व्यवसाय या निरंतरता संबंधी अवधारणा। तो चालू व्यवसाय निरंतरता संबंधी अवधारणा क्या होती है? तो इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन का कार्य यह मानकर किया जाता है कि व्यवसाय सतत रूप से अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि सिंपल भाषा में अगर आप समझिए, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। जन्म जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। मतलब जन्म हुआ नहीं कि जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी उनके माँ बाप होते हैं, तो वो बच्चे को लेकर के बहुत सारी, 1 साल का होगा तब, 6 महीने का होगा तब, 5 साल का होगा, फिर 20 साल का होगा, फिर आगे की लाइफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग के मन में ये है कि क्योंकि ये जीवन है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम लोग के मन में ये है कि ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है। उसके बावजूद हम लोग ये मान कर ऐसी प्लानिंग करते हैं जैसे कि ये अनिश्चित काल तक, मतलब कि इसकी सीमा नहीं है, ये जो बच्चा हुआ है वो तो अमर ही पैदा होगा। ठीक है, हम लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो एकदम अमर रहेगा, और हम लोग काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग अपनी कर लेते हैं, जबकि हमें ये पता है कि हमें किसी भी टाइम धोखा मिल सकता है, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सेम वही जो अवधारणा यहाँ पर अपनाई जाती है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हम लोग ये मानकर बिज़नेस की सारी प्लानिंग करते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो बहुत ही लंबे टाइम तक, मतलब हमेशा चलता ही रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि जब हमें ये पता चला था कि ये बंद होने वाला है, तब भी हम लोग ये मानकर जल्दी अपना लेखा काम नहीं करते हैं कि हमारा बिज़नेस बंद होने वाला है, जब तक कि वो एक्चुअल में बंद ना हो जाए। ठीक है, जब वो एक्चुअल में बंद होगा उसी टाइम पे वैसी एंट्री की जाएगी, वैसा लेखांकन किया जाएगा। और नहीं तो अगर हमें ऐसा लग भी रहा है कि बंद होने वाला है, तब भी हम ये मानकर एंट्री करेंगे, ये मानकर लेखा करेंगे कि अभी हमारा बिज़नेस आगे अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारी चौथी अवधारणा जो कि है लागत अवधारणा। तो लागत अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की सभी संपत्तियों का लेखांकन उसके लागत मूल्य अथवा क्रय मूल्य पर किया जाता है। सिंपल सी अवधारणा है कि व्यवसाय में क्या होता है, जब हम लोग लेखांकन का कार्य करते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे हमने आज कोई मशीन खरीदा, मान लीजिए मशीन खरीदी 50,000 रुपये की, ठीक है। तो हम लोग जब उसका लेखा करेंगे अपने पुस्तकों में, तो हम उसको 50,000 पे ही करेंगे। अब आज से 1-2 महीने बाद उस मशीन की कीमत बढ़ गई, मान लीजिए हो गई 55,000 रुपये। तो अब क्योंकि मशीन हमने ख़रीदा है, तो मशीन तो हमारा 10 साल तक, 20 साल तक नहीं, कुछ तो 5 साल तक तो चलेगा ही। तो 5 साल तक जो लेखा हम लोग करेंगे, वो हम लोग किस किस आधार पे करेंगे कि हमने कितने में मशीन खरीदी, यानी कि हमने 50,000 में मशीन खरीदी थी, तो हम लोग इस आधार पे ही 5 साल, अगले 5 साल तक लेखा करेंगे, जब तक मशीनरी रहेगी, कि वो मशीन की लागत जो है वो 50,000 ही थी, चाहे भले ही मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी घटी क्यों ना हो। हमें जो लेखा का आधार जो है वो हमें उसका लागत, यानी कि क्रय मूल्य, लागत मतलब कि अगर आपकी कंपनी में बन रहा है कारखाने में तो लागत मूल्य आप उसको मानेंगे, और अगर आप कहीं से ख़रीद कर ला रहे हैं मशीन तो उसको क्रय मूल्य मानेंगे। लेकिन हमें जो फोकस किस पे करना है कि आखिर में वो मशीन हमें मिली कितने में है, हमने खरीदी कितने में है या फिर बनाई कितने में है, हमारे लिए वो मैटर करता है। और उसी मूल्य के आधार पे हम लोग उसके आगे का जो भी लेखा है मशीन से संबंधित वो करते चलेंगे, और मार्केट की जो प्राइस है, वर्तमान प्राइस जो चलती है, घटती है या बढ़ती है, उसका हम पर, हमारे लेखांकन पे कोई असर हम लोग नहीं डालते हैं। ठीक है, फिर है हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो है 5वीं अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की प्रत्येक लेन देन का प्रभाव 2 पक्षों पर पड़ता है, अर्थात व्यवसाय की पुस्तकों में दोनों पक्षों का लेखा होना चाहिए। देखिए, इसको सिंपल भाषा में अगर समझें तो हमारी लाइफ में, जैसे आपने कभी अधिकतर ही सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई सिक्का है तो उसमें जो है कि एक चिट भी होती है और एक पट भी होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से व्यवसाय में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी सौदा हो रहा है, कोई भी लेन देन हो रहा है, देखिए लेन देन में ही आप समझ सकते हैं कि लेन और देन, यानी कुछ लिया जा रहा है तो कुछ दिया भी जा रहा है, यानी कि 2 चीज़ें हो रही हैं। ठीक है,
तो इसी आधार पे कहा गया है व्यवसाय में कि कोई भी सौदा या फिर कोई भी लेन देन हो रहा है तो उसके दो पक्ष हैं और जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों का ही हमें अपनी पुस्तकों में लेखा करना है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल समझिए कि आपका जो बिज़नेस है, आपने माल बेचा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें नकद माल बेचा, नकद माल बेचा का मतलब क्या हुआ कि माल बेचा और हमें पैसा मिला, पैसा तुरंत हमें मिल गया। ठीक है, ये चीज़ें। अब नकद माल बेचा, इसमें क्या हुआ, माल बेचे हैं। ठीक, पहला काम क्या हुआ कि हमने माल बेचा है और दूसरा काम क्या हुआ कि हमें नकद यानी कि पैसा जो है वो मिला है। ठीक है, तो हुए ना दो पहलू, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, इसी तरीके से माल खरीदा, माल खरीद रहे हैं तो माल खरीदेंगे और पैसा देंगे, यानी कि माल हमें मिलेगा और हम पैसा क्या करेंगे, माल के बदले में पैसा क्या है वो दूसरे व्यक्ति को देंगे। तो यहाँ पे भी दो पहलू हुए। इसी तरीके से हर सौदे के, हर लेन देन के दो पहलू होते हैं। एक तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, वेतन दिया। ठीक है, तो वेतन दिया, इसमें दो पहलू कैसे हो गए, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ वेतन दे रहे हैं। तो वेतन किस रूप में दे रहे हैं, पैसे के रूप में दे रहे हैं। और पैसा हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉय से सर्विस ली है, मतलब कि जो एम्प्लॉय है उसने कंपनी में काम किया होगा तभी ना हम वेतन दे रहे हैं। तो उसने काम किया और हम उसके बदले में उसको सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इन दोनों ही पक्षों का लेखा करना होगा। तो सिंपल सी द्विपक्षीय अवधारणा यही कहती है कि जो भी व्यवसाय के लेन देन हो रहे हैं उस हर लेन देन का जो असर है वो दो पक्षों पर पड़ता है, उससे दो चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो उन दोनों का ही हमें लेखा करना चाहिए। ठीक, ये हो गई द्विपक्षीय अवधारणा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का उपार्जन अवधारणा। तो उपार्जन अवधारणा के अनुसार चालू वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों का लेखा चालू वर्ष में ही किया जाना चाहिए, चाहे वे प्राप्तियां गत वर्ष में प्राप्त हुई हो, चालू वर्ष में प्राप्त हुई हो या आगामी वर्ष में प्राप्त होनी शेष हो। ठीक, इसी प्रकार इस अवधारणा के अनुसार चालू वर्ष से संबंधित व्ययों का लेखा भी चालू वर्ष में ही किया जाना चाहिए, चाहे उनका भुगतान गत वर्ष में हो चुका हो, चालू वर्ष में हो या फिर आगामी वर्ष में करना शेष हो। इसी आधार पर ही अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय को ध्यान में रखकर लेखांकन किया जाता है। देखिए, उपार्जन अवधारणा जो है ये थोड़ी सी समझने वाली अवधारणा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित तथा अनुपार्जित आय होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं अदत्त व्यय। तो अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका भुगतान करना अभी बाकी है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि आगामी वर्ष में अभी भुगतान करना बाकी है, तो ऐसे व्यय जिनका अभी आने वाले वर्षों में भुगतान किया जाएगा वो हमारे अदत्त व्यय कहलाते हैं। दूसरा है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का मतलब होता है कि जो कि पहले से ही उनका पेमेंट हो चुका है, यानी कि जैसे लिखा था ना यहाँ पे कि गत वर्ष में ही चुकाई जा चुकी हो, यानी कि पेमेंट हमें अभी करना है लेकिन हमने पहले ही पेमेंट कर दिया है उसके संबंध में। 100 रुपये हमें आज देने थे बट 100 रुपये हमने पहले ही दे दिया है, तो ये हमारे पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। उपार्जित आय क्या होती है, ऐसी आय जो अभी हमें मिलनी बाकी है, जो कि अभी हमें कैश में नहीं मिली। जैसे लिखा है ना कि आगामी वर्ष में प्राप्त होना बाकी है, तो ऐसी आय जो कि अभी आने वाले समय में प्राप्त होनी बाकी है वो हमारी उपार्जित आय कहलाती है। लास्ट है अनुपार्जित आय। तो अनुपार्जित आय वो होती है जो कि हमें पहले ही प्राप्त हो चुकी है, जैसे कि लिखा है कि गत वर्ष में प्राप्त हुई हो, तो यानी कि पिछले ही साल या फिर पहले ही हमें प्राप्त हो चुकी हो, तो वो आय हमारी अनुपार्जित आय कहलाती है। तो जब हम इन चारों का जो है लेखा करते हैं तो ये चारों का लेखा जो है वो उपार्जन अवधारणा के अनुसार होता है। सिंपल सा उपार्जन अवधारणा का मतलब है कि कोई भी आय है, कोई भी इनकम है जो कि वर्तमान वर्ष से संबंधित है, चाहे वो कैश में हमें वर्तमान वर्ष में ही मिला हो, चाहे पिछले वर्ष में मिला हो, चाहे आने वाले वर्ष में मिला हो, हम उसका लेखा अपने वर्तमान वर्ष में ही करेंगे। यानी कि 10,000 की इनकम है, वो 10,000 हमें इस वर्ष में ही प्राप्त हुआ हो पूरा, या फिर पिछले वर्ष में उसकी कुछ राशि प्राप्त हो चुकी हो, या फिर आने वाले वर्षों में प्राप्त होगी, चाहे जो भी कंडीशन हो, हम इस समय वर्तमान वर्ष में वो पूरा 10,000 रुपये ही दिखाएंगे इनकम के तौर पे। कैसे दिखाएंगे, अब जैसे मान लीजिए कि आपका वर्तमान वर्ष है 2024, ठीक है, आपको हर साल का किराया जो है, रेंट जो रिसीव्ड होता है वो हर साल आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक, अब इस साल का जो रेंट है
तो 3 कंडीशन बताई गई है, या तो वर्तमान वर्ष में आपको टोटल 10,000 मिल गया हो तो आप सीधे सीधे अपने बुक्स में दिखा देंगे कि आपको इस साल 10,000 रुपये रेंट मिला है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि पिछले साल ही प्राप्त हो चुकी हो। ठीक है, तो पिछले साल जो हमें इनकम प्राप्त हो चुकी है उसे हम लोग अनएक्रूड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2025 में आपको 10,000 रुपये मिलना है। ठीक है, अब इस रेंट का, अब इस 10,000 में से आपने क्या किया, आपने 2,000 रुपये इसी साल और चुका दिए, मतलब अगले साल का जो है वो 2,000 रुपये इसी साल चुका दिया। तो इस साल का 10,000, ठीक, प्लस फिर अगले साल का 2,000, टोटल आपको आपको कितना रेंट मिला, 12,000 मिला। लेकिन बोल क्या रहा है कि हमें चालू वर्ष में सिर्फ चालू वर्ष का ही दिखाना है। ठीक है, तो अब हमें टोटल तो मिला है 12,000, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे रेंट जो है वो हमें मिला है 12,000, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे अनएक्रूड। ठीक है, अनएक्रूड करेंगे कितना, 2,000। तो अब हमारा इस साल का रेंट कितना हो गया, 10,000 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, देखिए 10,000 रुपये ही हम लोग दिखाएंगे, हम लोग 12,000 अगले साल का ही दिखाएंगे। तो इस साल हमें 10,000 प्राप्त हुआ तो 10,000 ही दिखाएंगे। इस साल हमें अगले साल के संबंध में भी प्राप्त हुआ है तो भी हम लोग अगले साल का ना दिखा के इस साल का ही दिखाएंगे। और या फिर हमें मिलना है 10,000 मिलना है, जिसमें से कि हमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 ही मिला है, 4,000 नहीं मिला। 4,000 हमें कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा, यानी कि 2025 में मिलेगा, या फिर हो सकता है इसके बाद मिले। तो भी इस कंडीशन में भी हम लोग क्या दिखाएंगे कि हमें रेंट मिला है 6,000 और अभी प्लस कर देंगे इसमें, अभी एक्रूड है 4,000, यानी कि उपारित अभी हमें मिलना बाकी है। तो टोटल हमें कितना हुआ, 10,000 ही मिला है। तो तीनों ही कंडीशन में आप देख सकते हैं, वर्तमान वर्ष में मिल रहा है तो भी 10,000 दिखाएंगे, और ये गत वर्ष, एक तरीके से 2025 के लिए ये गत वर्ष हो गया तो भी हम लोग 10,000 ही दिखाएंगे। और अगर हमें 6,000 मिल रहा है और ये अभी हमें 4,000 और मिलना बाकी, तो भी हम लोग क्या दिखाएंगे, 10,000 ही दिखाएंगे। हालांकि ये बता देंगे कि अभी हमें मिलना बाकी है या फिर पहले से मिल चुका है। ठीक है, ये सारी कंडीशन ये है इनकम के केस में। अब यहाँ पे बोला है व्यय के केस में भी यही बोला है कि व्यय चालू वर्ष से जो संबंधित है उसे चालू वर्ष में ही दिखाना है, चाहे वो पहले हम लोग कर चुके हों, चाहे बाद में करें, चाहे वर्तमान वर्ष में हो। तो इस कंडीशन में भी आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारा वर्तमान वर्ष है 2024, इसमें हमें सैलरी जो है अपनी एम्प्लॉयज़ को 12,000 रुपये सैलरी हर साल हम लोग देते हैं। तो अगर वर्तमान वर्ष में टोटल 12,000 दे रहे हैं तो 12,000 रुपये ही दिखाएंगे सैलरी का। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन कि आपने सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही दिया है और 2,000 अभी देना बाकी है, यानी कि अदत्त है, अभी देना बाकी है। तो आप क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे कि सैलरी आपने 10,000 दी है प्लस आउटस्टैंडिंग, यानी कि अदत्त व्यय दिखाएंगे कि अभी 2,000 रुपये हमें देना बाकी, यानी कि टोटल अभी भी हम लोग कितना दिखाएंगे, 12,000 ही दिखाएंगे, जबकि अभी देना बाकी है। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहले से ही हम लोग दे चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए 2025 है, 2025 में भी तो हमें 12,000 रुपये ही सैलरी का देना है, बट अभी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो 2025 हमने क्या किया कि 2025 में का जो 5,000 है, यानी कि इस साल का 10,000 तो दिया, 2025 का भी 5,000 इसी साल दे दिया। तो कितना हुआ, 15,000 हो गया। 15,000 हमने सैलरी दी, लेकिन हमारी सैलरी जो है वो इस साल की कितनी, सॉरी ये 12 रहेगा ना, 12 5 ये 17 हो गया। ठीक है, इस साल का हमने 12,000 सैलरी तो दिया और अगले साल का 5,000 भी सैलरी दे दिया, टोटल हमने दिया है 17,000, लेकिन हमें इस वर्ष का ही सिर्फ और सिर्फ इस वर्ष में दिखाना है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि सैलरी हमें मिली तो है 17,000, ठीक है, लेकिन माइनस कर देंगे कि पेड इन एडवांस, यानी कि पेड इन एडवांस कर देंगे कि एडवांस में हमने दे दिया है 5,000, तो माइनस करेंगे तो इस साल की सैलरी सिर्फ और सिर्फ कितनी हो गई, 12,000। ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है, जब हम लोग 2025 में लिखा करेंगे तो वहाँ पे वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अभी हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस कब होगा, 2025 के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमने कितना दिखाया, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये ही दिखाए हैं, क्योंकि इस साल की जो सालाना सैलरी है, जो चालू वर्ष से संबंधित व्यय है, वो है 12,000। तो हमें मिला है तो भी हमने उतना ही दिखाया, नहीं मिला है तो भी हम उतना ही दिखा रहे हैं, और एडवांस में दिए हैं तो भी हम लोग उतना ही दिखा रहे हैं। जो गत वर्ष वाली बात है, जो पिछले वर्ष वाली बात है, वो हम लोग उसके लिए हमने अगला साल यूज़ किया, तभी ना आप अगले साल 2025 के लिए जो 2024 है वो गत वर्ष है, यानी कि पिछला वर्ष है। ठीक है, तो उसी तरीके से रेंट आय में भी वही था और व्यय में भी यही कंडीशन थी। तो आई होप कि आप लोग को जो उपार्जन अवधारणा है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी।
कि चालू वर्ष से संबंधित व्यय और आय उनका लेखा हमें चालू वर्ष में ही करना हो, चाहे वो कैश में उनका ट्रांजैक्शन हुआ हो या फिर ना हुआ हो। ठीक, सिंपल सा बस इसका इतना ही मतलब है। और ये काफ़ी हद तक आपको तब समझ में आएंगे जब हम लोग अभी आगे के हमारे जो चैप्टर्स हैं वहाँ पढ़ेंगे। खास करके ये अवधारणा जो हमारी है वो फाइनल अकाउंट बनाते टाइम काम आती है, जो कि अभी आपको नहीं पता होगा कि कैसे बनता है। तो जब हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो उस टाइम आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में था कि इसे लागत एवं आगम में अनुरूपता की अवधारणा अथवा प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा उपार्जन अवधारणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अवधारणा की ओर। सातवीं अवधारणा है हमारी मिलान अवधारणा। तो मिलान अवधारणा के अनुसार एक निश्चित अवधि में अर्जित आगम तथा उस आगम के लिए किए गए व्यय का मिलान अवश्य करना चाहिए, जिससे शुद्ध व्यापारिक परिणाम की प्राप्ति की जा सके। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 वर्ष की अवधि है, ठीक है, उस अवधि में जो भी हमने आय कमाया, जो भी हमारा इनकम हुआ है और उस इनकम के लिए हमने कितना व्यय किया है, ये दोनों को हमें ज़रूर से मिलाना चाहिए, ज़रूर से देखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हमने जो भी व्यय किए थे अपने आय प्राप्त करने के लिए, उससे हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यापारिक वर्ष में हमें टोटल जो हमारे पास पैसा आया है, ठीक है, टोटल जो पैसा आया है वो आया है 2 लाख रुपये। ठीक है, 2 लाख रुपए हमारे पास आया है। अब इसके लिए व्यापारी ने जो है खर्च किया था, पूरे वर्ष में जो व्यापारी का खर्चा हुआ था वो हुआ था 1,80,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया खर्च यानी कि व्यय, और ये हो गया आगम। आय नहीं कह रहे हैं, आगम। आगम का मतलब क्या होता है कि जो भी राशि प्राप्त हुई है। तो टोटल 2 लाख रुपए हमें मिला था और टोटल 1,80,000 खर्च किया था। तो जब वो इन दोनों को मिलाएगा कि हमें इतना प्राप्त हुआ और इतना खर्च हुआ, तो हमें जो व्यापारिक परिणाम मिलेगा वो मिलेगा कि हमें 20,000 रुपये का लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खर्च है उससे हमें 20,000 रुपये बढ़ के मिला है। तो वो जो 20,000 रुपये बढ़ के मिला वो क्या मिला? लाभ मिला। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि व्यापारी को टोटल 1 साल में जो इनकम हुई है वो हुई है 1,70,000 की, जिसके लिए उसने खर्च किया था टोटल 1,90,000। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, जैसे व्यापार में हानि होती है ना, तो उस कंडीशन में खर्च जो है वो ज़्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में हमें प्राप्ति नहीं होती। तो 1,70,000 सिर्फ उसे मिला है, जबकि उसने खर्च किया था 1,90,000। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, 20,000 की हानि हुई है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी आय है, उस आय मतलब जो हमारी आगम है, उसके लिए जो हमने खर्च किया है उसे हमें ज़रूर से मिलाना चाहिए, ताकि हमें सही व्यापारिक परिणाम प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये हमने ये 1 वर्ष का टोटल दिखाया है। बट क्या होता है कि व्यापार में क्या होता है कि हर छोटी चीज़ के लिए हमने कितना व्यय किया है और उसका कितना आय हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम लोग हमेशा टाइम टू टाइम मिलाते रहते हैं। और लास्ट में ये मिलान जो है वो फिनिशिंग के टाइम होता है कि जब हम लोग अपने बही खाते बंद कर दें 1 वर्ष के बाद, तो उस टाइम ये होता है कि टोटल खर्च कितना हुआ और टोटल आगम कितना हुआ, उस आधार पे लाभ हानि की प्राप्ति हमें होती है। ठीक, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट अवधारणा, जिसे हम लोग कहते हैं लेखा अवधि की अवधारणा। तो लेखा अवधि की अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय के अनिश्चित जीवन काल को लेखांकन के दृष्टिकोण से कुछ निश्चित समयावधियों में बांट दिया जाता है, जिसे लेखांकन अवधि कहते हैं। यह अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है। देखिए, अभी आपने निरंतरता संबंधी अवधारणा यानी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा में पढ़ा था कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो व्यवसाय का जीवन है वो अनिश्चित काल तक चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब कोई भी व्यापारी है वो क्या करता है कि उसे एक निश्चित समय के बाद ये जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि आखिर में उसके व्यापार में लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, या फिर उसके व्यापार की स्थिति क्या है, उसके व्यापार में कितना माल है, उसके व्यापार में इनकम कितनी हो रही है, कितना पैसा है कैश में, कितना बैंक में। तो ये सारी जानकारी जो है वो जब हम लोग एक निश्चित अवधि तय करेंगे तभी व्यापारी को एक सही चीज़ें पता चल पाएंगी। अब अगर वो अवधि जो है वो कभी 1 महीने पे वो देख रहा है, कभी 2-4 महीने बाद चेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो तुलना नहीं कर पाएगा कि इस बार हमें ज़्यादा इनकम हुआ या पिछली बार ज़्यादा इनकम हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक निश्चित अवधि, एक निश्चित लेखांकन की अवधि तय की जाती है, जिससे कि व्यापारी जो है वो अपने आगे की तुलना जो है वो अपने पिछले लेन देनों से कर सके। तो इस हिसाब से तो
क्योंकि व्यापार का जीवन काल अनिश्चित होता है, तो इसे छोटे छोटे भागों में यानी कि मेनली क्या होता है, इसे एक वर्ष में बदल दिया जाता है। यानी कि एक वर्ष की अवधि जो है उसे हम लोग लेखांकन अवधि बोलते हैं या फिर एक लेखांकन वर्ष बोलते हैं। और जो कि अक्सर जो व्यापारिक लेखांकन वर्ष है वो हमारा चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये लेखांकन वर्ष होता है। तो यानी कि इस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो हमारे लेन देन हुए, मान लीजिए ये 2023 का है। ठीक है, अब 2024 में जो होगा तो वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब व्यापारी इस अवधि की तुलना इस अवधि से करेगा तो उसे सही सही व्यापारिक परिणाम प्राप्त होंगे कि हमारा ये साल बेटर रहा है या पिछला साल या फिर इसके पिछले का पिछला साल बेटर रहा। तो ये लेखांकन अवधि सेम है तो तुलना करना सेम है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे तो ये 1 वर्ष की अवधि है, अब यहाँ पर व्यापारी मान लीजिए 6 महीने बाद ही चेक करने लगा कि उसके व्यापार की स्थिति क्या है, बाकी सारी चीज़ें, तो व्यापार की स्थिति तो उसको पता चल जाएगी, लेकिन वो तुलना नहीं कर पाएगा पिछले वर्ष से, क्योंकि पिछले वर्ष का जो परिणाम है वो 1 वर्ष का परिणाम दर्शाएगा और इस बार का जो है वो 6 महीने का परिणाम दर्शाएगा। इस वजह से अलग अलग अवधि न तय की जाए और एक सही जो है एक समरूप हमें परिणाम प्राप्त हो सके, इसके लिए जो एक निश्चित अवधि तय की गई है जो कि होती है 1 वर्ष की, जो कि मेनली शुरू होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारी अवधारणा है रूढ़िवादी अवधारणा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवधारणा भी है, आपके एग्ज़ाम में भी अधिकतर पूछी जाती है। तो रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के संभाव्य लाभों को अनदेखा करना चाहिए, किंतु संभाव्य हानियों के लिए उचित व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस में भविष्य में फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको इग्नोर करिए, मतलब अगर होगा तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी लग रहा है कि आपके बिजनेस में फ्यूचर में लॉस होगा, तो उस कंडीशन में उस लॉस के लिए आपको पहले से ही जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जब फ्यूचर में लॉस हो तो आपके जो व्यापारिक स्थिति है उस पर ज़्यादा असर ना पड़ सके। क्योंकि अगर किसी भी लॉस के लिए या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी के लिए अगर हम लोग पहले से व्यवस्था किए रहते हैं, पहले से बैकअप प्लान बनाए रखते हैं, तो उस कंडीशन में उस लॉस से हमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसको सिंपल समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको पता है कि मतलब कि आपने इतना पढ़ा है कि आपको लग रहा है कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्या पता हम टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन रूढ़िवादी अवधारणा कहती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टॉप कर सकती हैं तो भी आपको उसको इग्नोर करना चाहिए, मतलब कि आपको पढ़ते रहना चाहिए और उस चीज़ को उस टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए कि अगर टॉप कर लिए तो कर लिए, नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप फेल हो सकते हैं, आपका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आ सकता है, तो अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है तो आपको क्या करना है, आपको दिन रात बहुत ही मेहनत से पढ़ना है, ताकि उस कंडीशन में जब रिज़ल्ट आए तो आप उसमें फेल ना हो पाएँ। ठीक है, तो सिंपल सा कि लाभ को लाभ नहीं माना जाएगा, यानी कि फ्यूचर के लाभ को लाभ नहीं माना जाएगा, लेकिन फ्यूचर की हानि को हानि मान करके उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अवधारणा है वसूली अवधारणा। तो वसूली अवधारणा के अनुसार कोई भी राशि तभी वसूल हुई या अर्जित मानी जाएगी जब वह नकद में प्राप्त हो चुकी हो या नकद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो चुका हो। अब इस चीज़ को समझना है यहाँ पे कि इस अवधारणा में ये कहा जा रहा है कि जब हमें रियल में पैसा मिल चुका हो तो हम लोग मानेंगे कि वो राशि हमें वसूल हो गई है, या फिर हमें पैसा लेने का अधिकार मिल गया हो तब हम लोग मानेंगे कि हमें राशि वसूल हो चुकी है। और इन्हीं दो कंडीशनों में हम क्या करेंगे, उसका लेखा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को सामान बेचा, ठीक है, 5,000 का आपने 5,000 रुपये का सामान बेचा अपने कस्टमर को। कस्टमर ने नकद खरीदा था तो उसने तुरंत ये पैसा 5,000 रुपये आपको चुका दिए, यानी कि उसने सामान लिया और 5,000 रुपये आपको दे दिए। तो इस कंडीशन में आप ये मानेंगे कि आपको राशि यानी कि आपको पैसा वसूल हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन, आपने 5,000 का माल अपने कस्टमर को बेचा और आपका कस्टमर जो है वो उधार सामान खरीदा है, यानी कि आपने सामान तो खरीद लिया लेकिन जो उसकी राशि है 5,000 रुपये वो आपको बाद में देगा। ठीक है, यानी कि उसने उधार सामान खरीदा तो सामान ले लिया और राशि जो है उसकी वो बाद में देगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि आपने सामान बेच दिया है तो आपको ये पता है कि वो राशि हमें
मिल जाएगी। ठीक है, एक तरीके से आपने अधिकार प्राप्त कर लिया है अपने पैसे को वसूल करने का। तो इस कंडीशन में भी हम इस 5,000 रुपये की एंट्री जो है वो अपने बुक्स में करेंगे, यानी कि इसका लेखा हम लोग अपने बुक में करेंगे ये मान करके कि हमें राशि वसूल हो गई है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कब हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर से क्या हुआ है, ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कस्टमर आया, उसने कुछ सामान पसंद किए, उसने कहा कि आप इसे पैक कर दीजिए और हम इसे ख़रीद लेंगे, फिर आपको हम इसका पैसा दे देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उसने ऑर्डर दिया है। अब आपने ऑर्डर ले लिया और आपने ऑर्डर का सामान पैक भी कर दिया है, बट अभी तक कस्टमर नहीं आया है, आपने उसे बेचा भी नहीं है, तो वो सामान जो है, जो ऑर्डर किया गया सामान है, वो आपका बिका हुआ सामान नहीं माना जाएगा। तो जब आपने सामान बेचा ही नहीं है तो आपको उसकी राशि भी प्राप्त नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डर प्राप्त हुआ है हमें सामान बेचने का, उस कंडीशन में हम लोग इसका लेखा नहीं करेंगे और ये भी नहीं मानेंगे कि हमें राशि वसूल हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कस्टमर ने 10,000 का सामान जो है, सामान का ऑर्डर दिया है, उसका बिल जो है वो 10,000 हो रहा है, लेकिन कस्टमर ने ख़रीदा ही नहीं, अभी तक कस्टमर आया ही नहीं लेने। वो सामान आप भले ही पैक करके क्यों ना रखे हों, लेकिन क्योंकि अभी आपको सिर्फ ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो इस आधार पर आप उस राशि को वसूल हुआ नहीं मानेंगे और इसकी एंट्री भी नहीं की जाएगी। यानी कि तब तक एंट्री नहीं की जाएगी माल की बिक्री होने की, जब तक कि वो रियल में बिक्री उसकी ना हो गई हो, चाहे वो बिक्री उधार हुई हो चाहे नकद। ठीक, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अवधारणा की ओर। 11वीं अवधारणा है हमारी पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। नाम से आप समझ सकते हैं, पूर्ण प्रकटीकरण मतलब कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं व्यवसाय में, जो भी व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, उनका जो हम लोग लेखा कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। यानी कि उनका जो प्रकटीकरण है उसका लेखा जो है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। अपूर्ण सूचनाएं नहीं लिखी जानी चाहिए या फिर अपूर्ण जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, जो भी हम लोग पुस्तकों में लेखा कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है, आधा अधूरी चीज़ें हमें प्रकट नहीं करनी है। सिंपल सी चीज़ें हैं कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो पूरी तरीके से हमारी लेखा पुस्तकों में अवेलेबल होनी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए। ठीक, 12वीं अवधारणा है सारता की अवधारणा, जिसके अनुसार केवल महत्वपूर्ण तथा उपयोगी मदों को ही लेखांकन में शामिल करना चाहिए तथा सारहीन व महत्वहीन मदों की अनदेखी की जानी चाहिए। सिंपल सा मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी सूचनाएं जो कि लेखांकन के जितने भी पक्षकार हैं, जिन्हें लेखांकन से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनके लिए वो उपयोगी हों, उनके लिए वो महत्वपूर्ण हो, तभी हमें उनका लेखा जो है अपने लेखा पुस्तकों में करना चाहिए। फालतू में बहुत सारी चीज़ों का लेखा जो है वो हमें अपनी पुस्तकों में नहीं करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपका व्यवसाय है, उसमें आपने कुछ भी कार्य है, उसके लिए आपने पेंसिल मंगाया, रबड़ मंगाया, स्केल मंगाया या फिर कुछ भी ऐसा स्टेशनरी का सामान मंगाया, और आप एक एक चीज़ की, आपने पेंसिल मंगाई 5 रुपये की, रबड़ मंगाया, स्केल मंगाया, एक एक चीज़ ऐसे आप करके दिखा रहे हैं, तो इससे टाइम भी वेस्ट होगा और ये महत्वहीन ही कहलाएंगे। या तो आप इनका लेखा मत करिए, आप अगर थोड़ी बहुत कम मात्रा में आपने इसे खर्च किया है तो, या तो आप अगर लेखा कर रहे हैं तो ये जो सामान है इसकी कैटेगरी किस में आती है, स्टेशनरी में। तो स्टेशनरी से संबंधित जितनी भी सामान है, जो भी कागज़, रबर, पेंसिल, पेन वगैरह जितनी भी चीज़ें, तो उन सभी को जोड़ करके आप जो है वो स्टेशनरी एक कैटेगरी बनाएंगे कि आपने स्टेशनरी जो है वो 5,000 की स्टेशनरी आपने पूरे साल में खरीदी है। तो आप उस तरीके से लेखा करेंगे। ये नहीं कि हर छोटी छोटी चीज़ों को आप अलग अलग करके दिखाएं या फिर फालतू चीज़ों को भी दिखाएं, तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। फिर लास्ट है हमारा बाह्य प्रमाण युक्त सत्यापन की अवधारणा। तो बाह्य प्रमाण युक्त सत्यापन की अवधारणा का मतलब सिंपल सा होता है कि व्यवसाय की पुस्तकों में अभिलिखित समस्त तथ्यों की सत्यता की जांच बाह्य प्रमाणकों से की जानी चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें हमारी लेखा पुस्तकों में हमने लिखी हैं, उसका कुछ ना कुछ बाह्य प्रमाण होना चाहिए। जैसे कि आपने सामान खरीदा होगा तो आपको बिल मिला होगा, आपने सामान बेचा होगा तो आपने बिल पेमेंट किया होगा, उसकी जो कार्बन कॉपी होती है वो आपके पास होगी। या फिर आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, आपने किराया दिया है, आपको सैलरी मिली है, या फिर जो भी चीज़ें व्यापार में होती हैं उन सभी की एक बिल या एक रसीद, ऐसा कुछ ना कुछ उससे संबंधित डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम अपने लेखों की सत्यता की जाँच उनके आधार पर कर सकें। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए 17,000 लिखा है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 17,000 पेमेंट किया। जब हम लोग बिल देख रहे हैं तो बिल में सिर्फ और सिर्फ 15,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ दिखा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि 2,000 रुपये की जो है वो घपला किया गया है, या फिर त्रुटि से हमने उतना ज़्यादा रकम दिखा दिया, या फिर जानबूझ करके ऐसा कुछ किया गया है।
तो इसलिए जो बाह्य प्रमाण है, जो भी बिल है, जो भी रसीद है, उनसे हमारे लेखा जो भी किया गया उसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 13 लेखांकन की अवधारणाएं। एंड आई होप कि आपको ये सारी अवधारणाएं काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।